ओके, सो अभी तक हमने थ्योरी पे बात की है, ठीक है? तो थ्योरी में हमने क्या-क्या डिस्कस किया है? मैं अगेन समराइज़ करूँगा बिकॉज़ आई डोंट वांट टू प्रोसीड अहेड अंटिल आपके पास जो है वो बेस क्लियर नहीं होती, ठीक है? बिकॉज़ इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, ठीक है? सो अगेन सो फार किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर वो क्वेश्चन था मेरा ऑफ में जी, मीटिंग बिल्कुल। कट हो गई। चलें मैं रिज़्यूम करता हूँ वहीं से। सो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास सिंपल रिएक्ट है, ठीक है? वहाँ पे हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट भी आ गए, हमारे पास एपीआई भी आ गई या फेच एपीआई भी आ गई और फिर हमारे पास बाकी चीज़ें भी आ गई, तो सारा काम तो हो रहा था। हम वहाँ पे भी सारे काम कर रहे थे। तो फिर रिडक्स की क्यों ज़रूरत आई, ठीक है? इसका सिंपलेस्ट आंसर ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि विदाउट रिडक्स नहीं हो सकती, ठीक है? सिंपल एप्लीकेशन बिल्कुल प्लेन रिएक्ट में बन सकती हैं। आप वहाँ पे एपीआई कॉल भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे डेटा भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? आप इवन कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन रिडक्स की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि आपके पास 2 अनरिलेटेड कंपोनेंट्स हों, जिनको डेटा की रिक्वायरमेंट हो या जिनको किसी स्टेट को लिसन करना है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वहाँ पे हमें किसी ऐसे स्टोर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से हम क्या कर सकें, डेटा को प्रोवाइड कर सकें उन दोनों कंपोनेंट्स में। मिसाल के तौर पे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सर अच्छा। नॉर्मली जब हम फेच के थ्रू एपीआई रन करते हैं, हुँ, मतलब हुँ। एपीआई कॉल लगाते हैं, हुँ, हुँ। वो तो डाटा डायरेक्टली हमारे पास लेकर आती है रिस्पॉन्स। ये जो भी हमने वेरिएबल का नाम रखो उसको डॉट डाटा करके हम लेकर आते हैं जब। हुँ, हुँ। तो रिडक्स में ये सीन नहीं होता क्या? ऐसे ही होता है, मैं बताता हूँ, मुझे सिर्फ़ 1 मिनट दीजिएगा, यू जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक इमेज ओपन की है, ठीक है? इस इमेज में आपने देखा है, ये सारों ने देखी हुई है, सबकी देखी वाली इमेज है कि इसमें नोटिफ़िकेशन का एक आपके पास बटन लगा हुआ है और एक इसमें चैट का बटन लगा हुआ है, ठीक है? होता क्या है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि जब मेरे पास कोई मैसेज आएगा तो मुझे क्या आना चाहिए, उसका नोटिफ़िकेशन आना चाहिए और जब मेरे पास कोई नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, इसका मतलब है मेरे पास उसकी क्या पड़ी होनी चाहिए, चैट पड़ी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 2 फीचर्स आपस में क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको फंक्शनैलिटी वाइज़ देखूँ, तो चैट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, चैट का जो कंपोनेंट है, उसके अंदर नोटिफ़िकेशन का कोड नहीं पड़ा होना चाहिए और नोटिफ़िकेशन के अंदर चैट का कोड नहीं पड़ा होना चाहिए। यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? जी, जी। सो हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मैसेज सेंड किया है, तो मैसेज सेंड करने पे मुझे साथ में क्या करना पड़ रहा है, मुझे अपने फ़ंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, कौन से को? नोटिफ़िकेशन को। या नोटिफ़िकेशन में क्या कर दूँ, एक इंक्रीमेंट कर दूँ या एक इज़ाफ़ा कर दूँ, ठीक है? तो मैं नंबर 1 यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे टाइट कपलिंग आ गई। प्रोग्रामिंग का एक असूल है कि जहाँ पे भी टाइट कपलिंग हो ना, वहाँ पे एरर के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं चैट में बैठा हूँ, अगर किसी बंदे को आपने दिया है कि यार चैट में कोई इश्यू आ रहा है, ज़रा चेक करना, तो चैट में कौन-सा कोड पड़ा हुआ है? नोटिफ़िकेशन का कोड भी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे उस बंदे का टाइम भी ज़्यादा लगेगा उस एरर को रिज़ॉल्व करने में और उसको अंडरस्टैंडिंग में भी मसले आएँगे, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी फ़ेल हो गया कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न नहीं है, दोनों चीज़ें अलग-अलग नहीं है, ठीक है? तो अब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। चैट का और नोटिफ़िकेशन का वैसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन लॉजिकली इनका रिलेशनशिप बन गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि फ़ेसबुक को जो मसला आ रहा था, वो ये आ रहा था कि कुछ लोगों को इश्यू ये आता था कि जब उनके पास नोटिफ़िकेशन आता था ना, तो वो उसको ओपन करते थे। चैट में कोई मैसेज नहीं होता था, ठीक है? जिसको वो ट्रेस हुँ, करने हुँ। जाते तो उनको इसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था कि इश्यू क्या है, ठीक है? तो इस इश्यू के परमानेंट रेज़ोल्यूशन के लिए वो फिर एक एक इन्वेंशन या एक नई चीज़ की तरफ आए, जिसका नाम उन्होंने रखा फ्लक्स, ठीक है? अब ये फ्लक्स क्या चीज़ है? मैं फ्लक्स का आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ। फ्लक्स एक ये चीज़ है, ठीक है? कि उन्होंने इस मॉडल पे आए कि हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ बनाएँगे। अच्छा, अब इस तरह की चीज़ बनाने से पहले ना मैं दोबारा वापस आता हूँ, इसी इमेज पे वापस आता हूँ, ठीक है? और इसी इमेज पे आके ना एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूँ, कि अभी तक क्या है, अभी तक ये है कि रिएक्ट मौजूद है, ठीक है? डेटा पास हो सकता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेटा की जो फ्लो होता है रिएक्ट में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाता है। अब चैट का कोई कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट नोटिफ़िकेशन नहीं है, या नोटिफ़िकेशन का कोई पेरेंट कंपोनेंट चैट नहीं है, लिहाज़ा इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? नहीं। तो अगर आपने पेरेंट टू चाइल्ड अगर आपका मॉडल नहीं है और आपने डेटा पास करना है, तो उसके 2-3 तरीक़ेकार हैं। एक तरीका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और दूसरा तरीका है रिडक्स। इन दोनों तरीकों के अलावा आप इन दोनों के दरमियान डेटा शेयरिंग कर ही नहीं सकते। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल।
ठीक है? तो ये एक प्राइम रीज़न है कि इस तरह के सिनेरियो में आपको क्या चाहिए? रिडक्स चाहिए कि जहाँ पे 2 चीज़ें आपस में डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनका पेरेंट चाइल्ड का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अब समझ आ गई है? जी सर। जी। सो क्या है कि 2 कंपोनेंट या 2 ऐसी फंक्शनैलिटीज़ जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको डेटा शेयर करना ही करना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? रिडक्स यूज़ करते हैं और रिडक्स क्या करता है? मेक श्योर करता है कि इन दोनों को सेम डेटा मिल रहा हो, ठीक है? अब हम आते हैं फ्लक्स की तरफ। तो फ्लक्स क्या था? फ्लक्स ये था कि उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे कि बेसिकली जब नोटिफ़िकेशन देना तो हम बेसिकली नोटिफ़िकेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नोटिफ़िकेशन में एक इज़ाफ़ा करना है, ठीक है? और वो जो नोटिफ़िकेशन में एक ऐड हुआ है, उसकी बेस पे मतलब चैट में भी कोई चैट के रे में भी कोई ऐड हुआ है, ठीक है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम एक स्टोर बनाएँगे, वो स्टोर क्या होगा? वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा कि मतलब सारी स्टेट कहाँ पे फॉल करेगी? स्टोर के अंदर, ठीक है? और सारे कंपोनेंट्स को ही इससे बाहर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? उन सबको एक्सेस होगी किसकी? स्टोर की। कि वो स्टोर से जो भी स्टोर में अपडेट हो रहा होगा उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो स्टोर से क्या करते थे? कंपोनेंट एक्शन डिस्पैच करते थे। एक्शन डिस्पैच करने के बाद स्टोर अपडेट होता था और स्टोर अपडेट होने के बाद व्यू उसको क्या कर लेता था? उस एक्शन को या उस अपडेटेड स्टेट को क्या कर लेता था? लिसन कर लेता था। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे, जो कि हमारे पास ये यहाँ पे थे हम, आई गेस सो यहाँ पे, कि अगर रिएक्ट को किसी भी कंपोनेंट को स्टेट चाहिए, मिसाल के तौर पे ये ट्यूटोरियल लिस्ट है और नीचे एक नोटिफिकेशन लिस्ट है और ट्यूटोरियल लिस्ट और नोटिफिकेशन लिस्ट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन दोनों को डेटा की एक्सेस करनी है, तो इन दोनों को सेम डेटा मिलेगा रिगार्डलेस ये पेरेंट चाइल्ड है या नहीं है। और इन दोनों को सेम डेटा क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने पैटर्न ही इस तरह बना दिया है। पैटर्न क्या है कि फ्लक्स की बेस पे हमने आर्किटेक्चर बनाया, रिडक्स बनाया। रिडक्स क्या करता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से किसी ने भी लाइक ट्यूटोरियल लिस्ट ने किसी चीज़ को चेंज करना है, तो ट्यूटोरियल लिस्ट एक्शन डिस्पैच करेगा। एक्शन की बेस पे रिड्यूसर कॉल होगा। रिड्यूसर क्या करेगा? स्टेट अपडेट करेगा। स्टेट अपडेट होने से वो स्टेट सिर्फ ट्यूटोरियल लिस्ट के लिए अपडेट नहीं हुई, बल्कि वो इसके नीचे जो भी कोई नोटिफिकेशन लिस्ट है, उसके लिए भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो जो मैंने डाइनिंग टेबल वाली एग्जांपल दी थी कि डाइनिंग टेबल पे अगर फॉर एग्जांपल 10 सेब पड़े हुए हैं या एप्पल्स पड़े हुए हैं, उनमें से एक भी आप उठा लेंगे तो अब वो 9 हो गए हैं। वो 9 एप्पल्स सबके लिए ही 9 है। वो किसी के लिए भी चेंज नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है? रिडक्स होता है कि आपके पास अगर 2 अनरिलेटेड कंपोनेंट्स हैं और उन्होंने सेम स्टेट को एक्सेस करना है, तो वो सेम स्टेट को उसी केस में एक्सेस कर सकते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा? रिडक्स होगा। अदरवाइज़ वो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्लियर है जी ये वाली बात? सो अभी तक सिंपली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं जी कि सिंपल एप्लीकेशंस जब भी एक क्वेश्चन किया जाता है कि जी रिडक्स क्यों यूज किया जाता है, तो कॉमनली लोग ये एक मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, ये एक गलत जवाब देते हैं कि बड़ी एप्लीकेशन के लिए रिडक्स चाहिए। तो दैट इज ट्रू, बड़ी एप्लीकेशन में कम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं, वहां पे रिडक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कम्प्लेक्स सिनेरियो क्या है? वो कम्प्लेक्स सिनेरियो ये है कि जहां पे दो चीजें आपस में डिपेंडेंट है लेकिन उनका कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे डेटा शेयर और किसी तरीके से हो नहीं सकता, तो वहां पे हमें क्या चाहिए होता है? रिडक्स चाहिए होता है। ये हो गया रिडक्स के बेस। मैं एक दफा दोबारा से समरी करूंगा और फिर जो है वो हम चले जाएंगे अपने अगेन टॉपिक की तरफ कि जी हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। जी मेरा ख्याल है किसी ने हैंड रेज किया। जी आफाक। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ना हो और वहाँ पे हम रिडक्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी तो यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ना यूज़ करके रिडक्स यूज़ करना पड़े? जबरदस्त। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन भी है। ओके, लेट मी ट्राई टू आंसर दिस वन। देखें, अभी हमने कहा कि इनका प्रिंसिपल पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई एम होपफुल कि सबको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। अगर नहीं भी होगा ना, मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे और मैं दोबारा वही स्लाइड ओपन कर लेता हूँ जिसमें इसका आर्किटेक्चर है, क्योंकि अभी हम आर्किटेक्चर एंड थ्योरी पे ही घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए कि जी ये मेरा कंपोनेंट पड़ा हुआ है। इस कंपोनेंट को जितनी इस कंपोनेंट को एक्सेस है स्टोर की, उतनी ही सारी एप्लीकेशन को इस जो है ना स्टेट की एक्सेस है। मतलब ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है मेरा स्टोर। सब कोई स्टोर नजर आ रहा है। ये एक किस्म का हमारे सामने डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यही करता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी क्या करता है? ग्लोबल स्टेट होती है, उसको प्रोवाइडर के थ्रू नीचे प्रोवाइड कर देता है और सारे कंपोनेंट को जो है ना वो स्टेट की एक्सेस होती है। ठीक है।
लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ ना एक मसला है, ठीक है? वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ मसला ये है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ओपन कर लूँ, नेस्टेड कंपोनेंट्स, कोई इमेज ओपन कर लेते हैं नेस्टेड कंपोनेंट्स की। तो कुछ इस तरह की इमेज होनी चाहिए। ये कोई इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो सर नेस्टेड आपकी स्क्रीन जस्ट एक टैब शेयर है, आपकी ओके एंटायर शेयर नहीं है। ओके, थैंक यू, लेट मी शेयर इट अगेन। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय एंटायर स्क्रीन। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेस्टेड कंपोनेंट को सर्च किया और ये मेरे पास एक नेस्टेड कंपोनेंट आ गया कि जी कंपोनेंट ए है, उसके अंदर से कंपोनेंट बी कॉल हो रहा है, और कंपोनेंट बी के अंदर से क्या कॉल हो रहा है, कंपोनेंट सी कॉल हो रहा है, ठीक है? दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड कंपोनेंट। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? ठीक है जी। सो अब इमेजिन करें कि मैंने डेटा पास किया है कंपोनेंट ए से कंपोनेंट सी तक, जो कि मैं डायरेक्टली भी पास कर सकता हूँ। किस तरह से पास कर सकता हूँ? वो मैं पास कर सकता हूँ, प्रॉप पास करूँगा, ए से बी को जाएंगी, बी से सी को जाएंगी। अभी हमने बात की है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो कैसे करती है काम, वो इस तरह से करती है काम कि हमारे पास जब अनरिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, मैं इसकी भी कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है जी, मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करनी है जी। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हम बात कर लेते हैं कुछ इस तरह की जी, ज़बरदस्त। सो ये इमेज आप सबको जो है वो विजिबल है, राइट? तो यहाँ पे देखें जी, एक ये एप्लीकेशन है, एक ये एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन हैं, ठीक है? इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है? ये मेरी एप्लीकेशन है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक पेरेंट वन है, एक पेरेंट टू है। पेरेंट टू के आगे नीचे चाइल्ड वन और चाइल्ड टू है। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि रूट ऐप से पेरेंट पेरेंट वन और पेरेंट टू है, और फिर उसके आगे चाइल्ड वन और चाइल्ड टू है, ठीक है? एग्जाम्पल ले लें आप, ठीक है? अब यहाँ पे अगर इमेजिन करें कि मैंने पेरेंट वन से डेटा पास करना है पेरेंट टू को, तो कैसे पास करूंगा? अभी हमने बात की कि हम सारी एप्लीकेशन में अप्लाई कर देंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करेगा? जो यहाँ पे है उसको अवेलेबल करा देगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल है, अब ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करें कि ये कंपोनेंट है जिसमें आप एक यूजर को अपडेट करते हैं, ठीक है? और ये कंपोनेंट है जिसमें आप नोटिफिकेशंस को अपडेट करते हैं। ये नोटिफिकेशन को अपडेट करने वाला कंपोनेंट है, ये यूजर्स को अपडेट करने वाला कंपोनेंट है। सो अपेरेंटली नोटिफिकेशन का यूजर से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? और आपने अप्लाई की हुई है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। यहां तक मेरे साथ हैं आप लोग? जी जी। तो हो क्या रहा है? जी हो ये रहा है कि अभी हमने बात की कि स्टोर की बात की, तो स्टोर ने समझ लें कि ये स्टोर है, ये सारों को जो है ना सही सेम स्टेट दे रहा है, इसको भी स्टेट मिल रही है, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है और इसको भी मिल रही है, ठीक है? अब फ़र्क कहाँ पे आता है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई करती क्या है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये करती है कि मान लें कि आपकी स्टेट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक नोटिफ़िकेशन का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और एक पड़ा हुआ है यूज़र का ऑब्जेक्ट। अब आप जब नोटिफ़िकेशन के ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका ये वाला जो यूज़र का कंपोनेंट है, ये क्या हो? री-रेंडर हो। री-रेंडर आप समझते हैं ना कि रिएक्ट में किसी भी कंपोनेंट को अपडेट करने के लिए उस कंपोनेंट को क्या होना चाहिए? री-रेंडर होना चाहिए, वो दोबारा से लोड होता है। तो नोटिफ़िकेशन अपडेट होने पे मेरा ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? रीलोड नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये करती है कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में चाहे 1, 2 या 10,000 ऑब्जेक्ट हों, आपने किसी भी एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को छेड़ दिया, वो जितने कंपोनेंट्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई को या यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे होंगे, वो सारे के सारे अपडेट होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने इस कंपोनेंट को अपडेट करना था, तो मैंने नोटिफिकेशन को अपडेट किया। तो वो नोटिफिकेशन ने क्या किया, ये जो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट था या मेरा स्टोर था, जो कि या जो मेरा प्रोवाइडर था, उसको अपडेट किया, और उस प्रोवाइडर ने साथ में यूजर को भी अपडेट कर दिया, और साथ में ये भी अपडेट होगा। अब ये री-रेंडर हुआ तो ये भी होगा, ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है। अगर इसके नीचे 10,000 कंपोनेंट है, तो 10,000 के 10,000 क्या होंगे? री-रेंडर होंगे। ये सबसे बड़ा मसला है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करने का, कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई आप वहां पे यूज करेंगे जहाँ पे आपको क्या चाहिए, रियल टाइम या अपडेट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं कुछ टाइप करूंगा, उस टाइपिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है कि मुझे क्या यूज करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, क्योंकि मुझे यहाँ पे होने वाले एक्शंस को क्या करना है, यहाँ पे लिसन करना है। मेरा ये वाला कंपोनेंट री रेंडर होना ही चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी एक्शन हो रहे हैं उसके केस में ये वाला मेरा कंपोनेंट री रेंडर ना हो, लेकिन स्टेट अपडेट हो जाए,
स्टेट अपडेट हो जाए लेकिन मेरा ये वाला कंपोनेंट री रेंडर ना हो, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या यूज करना है, रिडक्स यूज करना है। यहां तक इसको कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। सर काइंडली दोबारा बताइएगा कि रिडक्स को कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे कौन सी प्रायोरिटी है? मैं दोबारा बताता हूँ। रिडक्स वहां पे यूज होता है कि जहां पे देखें दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बनाते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कह देता है कि ये प्रोवाइडर है, ठीक है, और जो हमारा रिडक्स है, रिडक्स कह देता है स्टोर है, ठीक है। दोनों के दोनों ग्लोबल स्टेट बनाते हैं और वो जो ग्लोबल स्टेट होती है वो हम पास कर देते हैं डाउन टू ऑल कंपोनेंट्स। वो सारे कंपोनेंट जितने होते हैं उनको एक्सेस होती है इनकी, ठीक है। तो वो उस सारी स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो दोनों सेम है। फर्क कहाँ पे आता है? फर्क यहाँ पे आता है कि अगर आप रिडक्स की ग्लोबल स्टेट को चेंज करेंगे तो लाजमी नहीं है कि नीचे वाले सारे कंपोनेंट जो जो इसको यूज कर रहे हैं रिडक्स को, वो सारे रीलोड होंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के केस में क्या होता है कि जितने कंपोनेंट्स ने कॉन्टेक्स्ट को यूज किया हुआ है वो सारे के सारे क्या होंगे, री रेंडर होंगे। आप मान लें कि जिस तरह मेरी अभी स्क्रीन विजिबल है और यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं, अफाक का, उसामा का, अमीर हमजा का, ये सारे टैब्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अगर फिजान में चेंज किया है तो लाजमी नहीं है कि उजैरुल हसन का टैब जो है वो क्या होगा, री रेंडर होगा। अगर तो मुझे री रेंडर करना है, इंटेंशनली करना है, तो फिर मुझे क्या यूज करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करनी चाहिए। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कर रही है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब मैं आपका ऑब्जेक्ट अपडेट कर रहा हूं तो इनका ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी ये पूरे का पूरा कंपोनेंट क्या हो गया, री रेंडर हो गया। इससे क्या हो रहा है, इससे परफॉर्मेंस को एक इशू आ रहा है कि आप उन कंपोनेंट्स को री रेंडर कर रहे हो जिनको री रेंडर करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है जी? सर एक क्वेश्चन है। जी जी, सर मेरे पास पूछें। अगर एक लेट्स सपोज एक कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, एक पेज है मेरे पास, हम्म उसके ऊपर मैं एक लिस्ट शो करवा रहा हूँ टेबल के अंदर ना। हम्म मेरे पास लेट्स सपोज यूजर्स पड़े हैं, उनके नेम पड़े हैं, हम्म ठीक है, ऐसे डाउन टू द लिस्ट में। और साथ मेरे पास नीचे एक डिलीट का आइकन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यूजर डिलीट हो जाते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही डिलीट के आइकन पे क्लिक करता हूँ हम्म तो उसमें से टेबल में से एक रो डिलीट होती है मेरी, हम्म ठीक है। अब एक तो एपीआई कॉल मेरी लगी होगी ना, फर्स्ट जो मेरे ऊपर यूजर का डाटा लेकर आ रही होगी। अब जब मैं डिलीट के बटन पे हिट करूंगा तो मेरी सेकंड एपीआई कॉल चलेगी जो क्या करेगी कि उस डाटा को डिलीट कर देगी, हम्म ठीक है, एपीआई कॉल। अब मुझे दोबारा एक उस जो कॉल होगी, जो टेबल डाटा जो मैं शो करा रहा हूँ उस एपीआई कॉल को वहां पे मुझे रिफ्रेश करना होगा ताकि लेटेस्ट डाटा एपीआई से मैं ला सकूं दोबारा डीबी से उठा के। तो उस केस में अब यहाँ पे मैं रिडक्स यूज करूंगा या कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करूंगा? आपको यहाँ पे ना रिडक्स की ज़रूरत है ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई की ज़रूरत है। आप सिंपली क्या करेंगे, अपनी स्टेट में से उसको, जो आपकी अरे है उसमें से आप उस एलिमेंट को फिल्टर आउट कर देंगे जिसको सर हमने लेकिन डिलीट फिर करना वो है। उस कॉल पे उस लिस्ट को रिफ्रेश करेगी पूरी को, हाँ, और दो लिस्ट मेरे तरीक़ेकार पास है ना, दो। कंपोनेंट रेंडर होगा। हाँ, 2 तरीक़ेकार हैं। या तो आप यहाँ पे जो है ना वो आप कोई वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है? जिसकी बेस पे आप कह सकेंगे कि मैंने लिस्ट दोबारा से फेच करनी है। अगर आप बैकएंड से फेच करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप कोई काउंटर का वेरिएबल बनाएँगे, काउंटर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे और वो यूज़ इफेक्ट को पास कर देंगे। उसकी बेस पे वो क्या करेगा, एपीआई कॉल दोबारा से कर देगा और अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी। एक तरीक़ाकार ये है जो कि सॉल्यूशन है लेकिन अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि आप जो है वो क्या करेंगे, अ, अपनी जो भी अरे स्टेट पड़ी हुई है उसमें से उस एलिमेंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या फिल्टर आउट कर देंगे बेस्ड ऑन आईडी, तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस केस में ना तो आपको जो है वो चाहिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ना रिडक्स चाहिए। ये सिंपली स्टेट के साथ मैनेज हो जाएगा। चलें जी, यहाँ तक हम थे। अब मैं इसको दोबारा से जो है ना वो एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ अगेन, ठीक है। एंड हम जो है वो वापस चले जाएंगे अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, ठीक है। रिडक्स क्या है जी, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, सेम एज़ रिएक्ट। और उसके बाद जो है स्पेसिफिक टू रिएक्ट नहीं है, एंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है, बाकी के साथ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का मतलब एक स्टोर होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ होती हैं, ये सारी स्टेट होती है, ठीक है। क्योंकि हर कंपोनेंट को या हर चीज़ को वो स्टेट इक्वली एक्सेसिबल होती है। इससे हम क्या अचीव करते हैं, कोड आइसोलेशन अचीव करते हैं या सेपरेशन ऑफ कंसर्न अचीव करते हैं कि हर एक जो चीज़ है ना वो अपनी अपनी जगह पे होती है और अपना अपना काम कर रही होती है। स्टेट होती है, एक्शंस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं। फिर ये डिबगेबल है, इजीली डिबगेबल है। फिर हमने ये बात की कि एक डेव टूल एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करनी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिडक्स डेव टूल, ठीक है। तो ये रिडक्स डेव टूल्स आ गया, ठीक है। इस एक्सटेंशन को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने क्रोम में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं भी आप लोगों को ऐड करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मे बी शायद मेरे पास पड़ी भी हो क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको।
तो ये मेरे पास ऑलरेडी एडेड है रिडक्स डेव टूल्स। मैं इसको अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं कोई भी वेबसाइट यूज़ कर लेता हूँ जो कि रिडक्स को मैं भी यूज़ कर रही हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, इंस्पेक्ट में जाऊँगा, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा एक टैब, ठीक है, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। तो इसने मुझे एक टैब दे दिया है किसका, रिडक्स का, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिडक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेव टूल के अंदर हम क्या-क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्शन डिस्पैच हुआ है, इस टाइम पे हमारे मेरे कंपोनेंट की स्टेट क्या है, डिफ क्या आया है, ठीक है। इस तरह करके इसको डिबग करना या इसको ट्रेस करना या इसकी डिबगिंग क्या है नॉर्मली निस्बतन आसान है, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा हमें तब होगा जब हमारे पास हमने एक्चुअली कुछ बनाया होगा, ठीक है? तो हम उस तरफ आ जाते हैं थोड़ा-सा। तो डेव टूल्स का ओवरव्यू ले लेते हैं एक सिंपली कि एक्शंस होते हैं, स्टेट होती है, डिफ होता है सारा। इस पे हम बाद में भी आएँगे वापस, ठीक है? अच्छा, यूज़ सेलेक्टर और यूज़ डिस्पैच में आने से पहले हमने अभी एक एप्लीकेशन बनाई थी जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप थी, ठीक है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बनाई थी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका नाम मैंने रखा था कुछ अ, रिएक्ट रिडक्स टूलकिट, ठीक है? तो मैं इस फ़ोल्डर में चला जाता हूँ, रिएक्ट रिडक्स टूलकिट में, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सीएमडी में। ये मैंने इसको सीएमडी में ओपन कर लिया, ठीक है? अब ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने कोई एज़ सच कोई काम नहीं किया, सिंपली एक सीआरए है, क्रिएट रिएक्ट ऐप है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, ये आपने बॉयलरप्लेट है जिसके अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, उस पे हमारा एक ट्यूटोरियल भी है शायद पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, मैं npm स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट थोड़ी देर में ये हो जाएगी, ठीक है? तो ये बेसिकली एक सिंपल एक रिएक्ट ऐप है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसका कोड देख सकते हैं, मैं सोर्स को ओपन करता हूँ, ऐप.जेएस है, ठीक है? ऐप.जेएस के अंदर कुछ डमी कोड पड़ा हुआ है, ठीक है? लाइक ये एक डिव पड़ी हुई है, उसके अंदर एक हेडर है, ठीक है? और दैट्स इट, ठीक है? तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है, ठीक है? और मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक कोई हेडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है? इसी नाम से रिएक्ट रिडक्स टूलकिट, ठीक है? इसका पूरा नाम वैसे सिर्फ रिडक्स टूलकिट है तो हम यही रख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास रिडक्स टूलकिट आ गया। इस फ़ाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो हम यही आउटपुट जो है ना वो क्रोम पे भी देख लेंगे कि यही हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है? तो अब हमने करना क्या? अब हमने करना ये है कि आई एम इमेजिनिंग कि यहाँ तक आप सबको जो है ना फ़ैमिलियरिटी है कि हमारे पास किस तरह से एक रिएक्ट ऐप बनती है। अब इसमें हम डेव टूल को या रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? ये आपके सामने स्टार्ट भी हो रही है जस्ट टू मेक श्योर कि ये एक्चुअली भी काम भी करती है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगी। इन द मीनवाइल वापस आते हैं जो मैंने एक ओपन किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो रिडक्स टूलकिट करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? आपको चाहिए जी अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं, yarn यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट वो जो आपके पास पैकेज मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट, एक नोड पैकेज मैनेजर है, एक yarn है, आपकी चॉइस है, आपने कोई भी यूज़ करना है, ठीक है। अभी तक मैं npm के साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे रिडक्स जेएस टूलकिट को इंस्टॉल करना है, कहाँ पे? अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट मेरा बाय द वे स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ़ एक हेडिंग आनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे ऐड की थी, ठीक है? ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, अब इसमें मैं जाऊँगा इस प्रोजेक्ट में, अब यहाँ पे हम जाके सारा कुछ सेटअप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पावरशेल में जो मैंने एक ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पे जाके इंस्टॉल करता हूँ अ, npm install redux.js toolkit, ठीक है? तो ये क्या करेगा, टूलकिट को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है? अच्छा जी, सॉरी, रिडक्स टूलकिट को अगर डायरेक्टली यूज़ करना तो फिर ये यूज़ होता है, बल्कि हम इस तरह से नहीं करेंगे। इसको मैं बंद कर लेता हूँ ज़रा, यहाँ पे, और यहाँ से हम हमारा स्टार्ट होगा कि अगर आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप में जो है ना रिडक्स को यूज़ करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं वैसे, जिस तरह मैंने अभी किया था ना क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके अंदर मैंने कहा था मैंने एक सिंपल क्रिएट रिएक्ट ऐप की थी। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि मतलब पूरी एप्लीकेशन बनाएँ और उसमें रिडक्स ऑलरेडी सेटअप हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जिस तरह इसने एक नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाई है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और उसने बनाई है किसके साथ? विद रिडक्स के साथ। तो आप विद रिडक्स के साथ भी जो है ना, अब आप बस फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके रिडक्स को बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा, ठीक है? इसी तरह से और भी बॉयलरप्लेट्स आपके पास हैं जो कि रिडक्स टेम्पलेट को ऑटोमैटिकली क्या कर देते हैं, आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ़ चेक करना चाह रहे हैं कि हम इसको सेटअप कैसे करेंगे, ठीक है? तो वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिडक्स लिखने के बजाय मैं ज़रा रिडक्स टूलकिट में आ जाता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी आ जाए, ठीक है? तो मैं आऊँगा जी रिडक्स टूलकिट, कुछ इस तरह से, और इसको ओपन कर लेते हैं।
ठीक है जी, गेट स्टार्टेड में चले जाते हैं। तो ये जी हमारे पास गेट स्टार्टेड गाइड आ गई। अब मेरे पास क्रिएट रिएक्ट टैब हमने बनाई हुई है। अभी वही अगेन चीज़ है आगे कि आपने अगर बॉयरल पेड के साथ करना तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको सिंपली फॉरवर्ड करते हैं। तो पहले क्या है जी, अगर एग्जिस्टिंग ऐप है जो कि मैंने आपने देख लिया कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग रिएक्ट ऐप है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा क्या चीज़, रिडक्स जेएस टूलकिट, और ये मैंने कर लिया है, अभी आपके सामने मैंने इसको इंस्टॉल किया, ठीक है। अच्छा जी, अब रिडक्स के अंदर होता क्या-क्या जी, कॉन्फ़िगर स्टोर होता है, क्रिएट रिड्यूसर होता है, ठीक है, क्रिएट एक्शन होता है, क्रिएट स्लाइस होता है, कंबाइन स्लाइसेस होता है, क्रिएट एसिंक थंक होता है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। इन पे बारी-बारी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक दफ़ा आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, कहाँ से हमारे पास आएगा गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से नहीं आ रहा, ठीक है। हम क्विक गेट स्टार्टेड गाइड में चले जाते हैं, क्विक स्टार्ट में। तो हम यहाँ पे आ जाएँगे जी, सबसे पहले मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है रिएक्ट रिडक्स जेएस टूलकिट। अब मुझे क्या चाहिए, रिएक्ट रिडक्स चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पे बात की थी कि रिएक्ट रिडक्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि रिडक्स को अगर रिएक्ट के साथ यूज़ करना है तो हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिडक्स जेएस टूलकिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर मैं दोबारा भी इंस्टॉल कर लूँगा तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। वो उसको जल्दी से एग्ज़ीक्यूट कर देगा। हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया कि कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि हमें क्या बनाना है, स्टोर जेएस बनानी है, ठीक है। स्टोर जेएस बेसिकली हमारा वो चीज़ है जहाँ पे हमारी क्या रेज़ाइड करती है, स्टोर या स्टेट एग्ज़िस्ट करती है, और ये इक्वली एक्सेसिबल होता है ये स्टोर हर जो है ना हमारे कंपोनेंट को, ठीक है। मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। ये मेरे इंस्टॉल हो चुके हुए हैं, ठीक है। अभी तक एप्लीकेशन को पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं npm स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोड को साथ-साथ ऐड भी करता रहता हूँ। न्यू फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैंने ऐप का फ़ोल्डर बना लिया, आप कोई भी नाम के साथ बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने रखा हुआ है store.js, ठीक है। और store.js के अंदर जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोड में देख सकते हैं कि हमने जो मेन लाइब्रेरी है, जो टूलकिट है, redux.js टूलकिट, उससे हमें क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िगर स्टोर। ये हमें स्टोर कॉन्फ़िगर करके दे रहा है, ठीक है। मतलब स्टोर बना के दे रहा है, और उस स्टोर को हमने क्या पास किया है, कोई रिड्यूसर। इसको हम मल्टीपल रिड्यूसर्स पास कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि इसको रिड्यूसर कैसे पास होता है। तो एक तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगर स्टोर हो गया, हमने स्टोर बना लिया। दूसरा हमें क्या करना पड़ता है कि आपने जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपको क्या करना पड़ता है, रैप करना पड़ता है किसके साथ, एक प्रोवाइडर के साथ। ये प्रोवाइडर क्या करता है, ये प्रोवाइडर आपको एक एट्रीब्यूट देता है स्टोर। वो स्टोर जो है वो आप उसके थ्रू जो आपने अभी स्टोर बनाया है वो आप क्या कर सकते हैं, पूरी एप्लीकेशन को पास कर सकते हैं। आपको पता है कि ये वाले जो सिंटैक्स है इसको हम कहते हैं एचओसी, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ऐप जो आपका मेन पूरी एप्लीकेशन है उसको आपने रैप कर दिया किसके साथ, प्रोवाइडर के साथ, और उसको आपने अपने वाला जो आपने ऊपर स्टोर बनाया है एक फाइल में, स्टोर की फाइल में, वो आप स्टोर जो है वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रोवाइडर को। और ये प्रोवाइडर क्या करेगा, जितनी स्टोर के अंदर स्टेट होगी उसको इक्वली अवेलेबल करा देगा किसके अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो हम इसी कोड को जो है ना वो उठा लेते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर जो है वो मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कहाँ पे पेस्ट करना है, जो हमारी मेन फ़ाइल है। तो मेरी मेन फ़ाइल जो है वो index.js है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया स्टोर जो कि मैंने बनाया था कहाँ पे, ऐप के अंदर, ये वाला स्टोर, ठीक है। और फिर मेरे पास एक प्रोवाइडर है जो कि कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है। और मुझे फर्दर क्या करना है, मुझे इसको रैप करना है अपनी ऐप को। तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया है, मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दिया है किसके साथ, प्रोवाइडर के साथ। अब ये प्रोवाइडर मेक श्योर करेगा कि मेरी जो स्टेट है वो सारे कंपोनेंट के अंदर क्या है, इक्वली एक्सेसिबल है। क्योंकि पेरेंट चाइल्ड का भी रिलेशनशिप आ रहा है तो आपको पता इसमें चल ही जाएगा कि ये जो पेरेंट कंपोनेंट है ये बेसिकली अपनी प्रॉप्स इसको पास कर सकता है, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें स्लाइसेस चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है स्लाइसेस का। स्लाइस बेसिकली क्या होता है, स्लाइस आपके पास ये होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपनी स्लाइड्स पे आके। तो मैं यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच पे बाद में आता हूँ। अब हम थोड़ी सी ना स्लाइस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगेन सारे देख लीजिएगा कि
एक कंपोनेंट को इधर पड़ा हुआ है, दूसरा कंपोनेंट इधर पड़ा हुआ है, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक टोटल चेन डिफरेंट चेन में है, ये एक टोटल डिफरेंट चेन में है, ठीक है। ये यहाँ से नीचे तो प्रॉप पास कर सकता है लेकिन ऊपर प्रॉप पास नहीं कर सकता। सिमिलरली ये भी यहाँ से नीचे पास कर सकता है। तो इसमें जो भी चेंज आएगा वो एक्शन डिस्पैच होगा। एक्शन डिस्पैच होने के बाद जितने मिडलवेयर वगैरह जो भी चेंजेस आने हैं स्टोर में चेंज करेंगे, और स्टोर में चेंज करने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं। ये सेलेक्टर का काम होता है कि दूसरे कंपोनेंट को क्या करना, डेटा प्रोवाइड करना, जो भी क्या है स्टेट में पड़ा हुआ है। तो दो चीजें हो गई, अगर हमने स्टोर को कोई चीज पास करनी है तो उसके लिए हमें डिस्पैच करना पड़ता है, उसके लिए डिस्पैचर होता है। और अगर हमने स्टेट से कोई या स्टोर से कोई चीज लेनी है तो उसके लिए क्या होता है, सेलेक्टर होता है। तो हम दो तरह की चीजें यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। मैं इन पे दोबारा आ जाता हूँ। एक हमारे पास यूज सेलेक्टर होता है हुक, और एक हमारे पास यूज डिस्पैच हुक होता है। यूज डिस्पैच कब यूज होगा, जब भी हमने कोई चीज डिस्पैच करनी है टुवर्ड्स आवर स्टोर। और यूज सेलेक्टर कब यूज होगा, जब भी हमने स्टोर से कोई चीज वापस लेनी है। जैसे इस एग्जांपल में देख लें, हमने कैटलॉग बनाया और उसके अंदर हमने कंपोनेंट यूज किया है, एक हुक यूज किया जिसका नाम यूज डिस्पैच है। और डिस्पैच के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हम ये वाला जो इफेक्ट है इसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी इसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो डिस्पैच यूज होता है कि जब भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है या बताना है, स्टोर को बताना है कि भाई स्टेट में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो डिस्पैच इसलिए यूज होता है। एंड सिमिलरली अगर आप आ जाएंगे यहाँ पे, हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, मे बी यहाँ पे सेलेक्टर कब यूज होता है कि अगर जितनी भी आपके पास रिडक्स की स्टेट है, ओवरऑल जो स्टेट है उसमें से मैंने फॉर एग्जांपल कैटलॉग की स्टेट को गेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यूज सेलेक्टर हुक यूज करूंगा। यूज सेलेक्टर क्या कर रहा है, ग्लोबल स्टेट जो मेरी स्टोर के अंदर पड़ी हुई है उसमें से मैंने कोई भी चीज गेट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यूज सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई थॉट कि आपको बता देना चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब मैं जरा थोड़ा सा वापिस आता हूँ अपने इस तरफ, एप्लीकेशन की तरफ, कि अभी तक मैंने क्या-क्या कर लिया है। मैंने अभी तक एक स्टोर बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक कॉन्फ़िगर किया है, कॉन्फ़िगरेशन की है थोड़ी-सी, ठीक है, और मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है यहाँ से, और उसी को मैंने जो है ना यहाँ पे क्या इसका नाम है, मेन फ़ाइल में आने के बाद मैंने इसको इम्पोर्ट किया है और मैंने प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है जी, दैट्स इट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लाइस चाहिए। अब ये स्लाइस क्या भला होती है? इसका भी मैं आपको बताता हूँ ये स्लाइस क्या भला होती है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं बताता हूँ ये क्या होती है। अच्छा जी, मैं वहीं पे ऐप में ही चला जाता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ काउंटर स्लाइस फॉर एग्जांपल .js, और मैंने जो कोड उठाया मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बिफोर कमिंग टू द स्लाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो कि हमने अभी बात की थी, ठीक है। हमने बात की थी कि जी स्टोर होता है, आप लोगों ने देख भी लिया कि मैंने स्टोर बना दिया, ठीक है। अभी तक मैंने क्या नहीं बनाया, अभी तक मैंने एक्शंस नहीं बनाए और मैंने रिड्यूसर नहीं बनाया, ठीक है। तो स्लाइस क्या होता है, स्लाइस बेसिकली एक ऐसी फाइल है या एक ऐसी आपके पास जो है ना चीज़ है जो कि इन दोनों को क्या करता है, कंबाइन करता है, किस किस को, रिड्यूसर्स को और एक्शंस को, ठीक है। तो इन दोनों को हम कहाँ पे लिखते हैं, एक स्लाइस में। लाइक हम मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्लाइस क्रिएट किया, क्रिएट स्लाइस के थ्रू, और मैंने उसको बता दिया कि भाई आपका नाम काउंटर है और इनिशियल स्टेट के तौर पे मैंने उसको वैल्यू पास कर दी 0, ठीक है। अब ये 0 क्या है, ये 0 बेसिकली मेरी ग्लोबल स्टेट के अंदर एक एक वैल्यू बन गई कि मेरे पास एक वैल्यू का वेरिएबल है, ठीक है। और वो वैल्यू का वेरिएबल किस स्लाइस के अंदर है, वो काउंटर के अंदर है, ठीक है। और फिर मेरे पास रिड्यूसर है, रिड्यूसर के अंदर मैंने क्या बना दिया, अपने एक्शन बना दिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाके ना आपको एक एक डिफरेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे भी मेरे पास स्लाइसेस बने हुए हैं। जैसे आप ये देखेंगे ना, ट्यूटोरियल का स्लाइस बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक क्रिएट ट्यूटोरियल है, एक रिट्रीव ट्यूटोरियल है, एक अपडेट ट्यूटोरियल है, एक डिलीट ट्यूटोरियल है। इवेंचुअली हम इस एग्जांपल पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल हमारे पास क्या बने हैं, फंक्शंस बने हुए हैं। ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये टूल किट नहीं है, ये क्या है, ये रिडक्स थंग को यूज किया हुआ है, ठीक है। और फिर हमने क्या बनाया हुआ है, स्लाइस यूज किया हुआ है। स्लाइस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्लाइस के अंदर हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स आ गए और सारा कुछ आ गया। और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया हुआ, इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो दो चीजें थी जिनकी हमने शुरू में बात की है कि हमारे पास रिड्यूसर होता है और एक्शन होता है। एक्शंस हमारे पास फंक्शंस होते हैं, प्योर फंक्शंस होते हैं, सिंपल फंक्शंस होते हैं।
और सॉरी प्योर फंक्शन ये नहीं होते, सॉरी यहाँ पे एक्शंस होते हैं, एक्शन फंक्शंस होते हैं जो कि जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल काम करना था वो करते हैं, और वो करने के बाद हम अपने रिड्यूसर को पास कर देते हैं, ठीक है, और रिड्यूसर उसके अकॉर्डिंगली स्टेट को मैनेज करता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्टली। तो स्लाइस बेसिकली क्या कर रहा है, स्लाइसेस यहाँ पे होते हैं कि कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है ना, तो वो आप कहाँ पे लिखेंगे, उसको स्लाइस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। आप मान लें कि आपके पास ग्लोबल स्टेट आपने बनाई है जिसकी वैल्यू क्या है 0, 0 को अगर आपने इसमें इंक्रीमेंट करना है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या होगा, रिड्यूसर होगा, और रिड्यूसर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूसर के अंदर आपने स्टेट को गेट किया है और स्टेट की वैल्यू में आपने क्या कर दिया, एक इजाफा कर दिया, ठीक है। तो अब आपने जो भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है या जब भी आपने ग्लोबल स्टेट को अपडेट करना है तो आप कहाँ से करेंगे, रिड्यूसर के अंदर से करेंगे। तो ये एक सिंपल सा कुलिया था। डिक्रीमेंट अगर आपने करना है तो वो भी आप क्या करेंगे, ग्लोबल स्टेट तक आपकी एक्सेस है वहां से करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास आ गया इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है, एनीवन। सर एक दफा दोबारा से ये बता देंगे इसका स्ट्रक्चर जो आपने बताया अभी। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं रिवाइज कर देता हूँ। सो ये इमेज है, रिएक्ट वहीं पे ही है, रिएक्ट को हम टच नहीं कर रहे, ठीक है। आपने देखा है मैंने एक सिंपल रिएक्ट ऐप बनाई है जो कि आप लोग भी बनाते हो। हम बेसिकली बात कर रहे हैं रिडक्स की, और रिडक्स में भी प्राइमरी रिडक्स टूल किट की। तो रिडक्स टूल किट के हमने 3 बेसिक जो है ना कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक देखे हैं। एक स्टोर होता है, स्टोर के अंदर क्या होती है, स्टेट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसर होता है। रिड्यूसर बेसिकली वो प्योर फंक्शंस होते हैं जो कि जो सिर्फ स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्टेट अपडेट ही नहीं हो सकती, किसी को भी स्टेट की एक्सेस या अपडेट करने की परमिशन होती नहीं है एक्सेप्ट फॉर रिड्यूसर्स। और फिर हमारे पास क्या होते हैं, एक्शंस। एक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस हैं जिनको हम कॉल करते हैं कि भाई मैंने अगर ऐड करना है तो ऐड का फिर अकॉर्डिंगली जो है ना वहाँ पर रिड्यूसर होता है। अगर मैंने डिलीट करना है तो डिलीट का रिड्यूसर होता है। तो इस तरह करके ना हम क्या करते हैं, उन एक्शंस के थ्रू वो एपीआई कॉल या जो भी एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं वो साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के बाद हम रिड्यूसर को बता देते हैं, और रिड्यूसर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेके स्टेट को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। जिसकी मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई है कि स्लाइस क्या होता है। स्लाइस बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक्शंस का और रिड्यूसर का, जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो काउंटर स्लाइस है इसके अंदर एक्शंस हैं। ये एक्शंस कौन कौन से हैं, इंक्रीमेंट का एक्शन मैंने डिफाइन किया है, डिक्रीमेंट का किया है और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट का किया है। एंड सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे क्या है, रिड्यूसर है जिसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिड्यूसर के अंदर ही हमने फंक्शन लिख दी हैं आप, ठीक है, एक्शन लिख दी हैं। ये एक न्यू वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है, आसान बना दिया, नहीं तो अदरवाइज ये डिफरेंट डिफरेंट फाइलों में होते हैं। एक्शन की एक डिफरेंट फाइल होती है और रिड्यूसर्स की जो है ना एक डिफरेंट फाइल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मे बी हमें मिल जाए। रिडक्स थंक एग्जांपल गिटहब, कोई भी एक देख लेते हैं, हमें कोई भी मिल जाएगी ताकि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो जाए। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जी। जी, तो मैं सोर्स में चला जाता हूँ यहाँ से, और ये मैंने एक रैंडमली बाय द वे ओपन की है, तो आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जी, एक्शंस का एक अलग सा फोल्डर है जिसके अंदर सारी एक्शंस डिफाइंड है। एक्शन प्रीवियसली रिडक्स थंक के अंदर कैसे लिए जाते थे, इस तरह से फंक्शन लिखे होते थे, ठीक है। और वो फंक्शन बेसिकली क्या करते थे, रिडक्स के अंदर जो प्योर फंक्शन लिखे हुए हैं उनको अपनी आउटपुट पास कर देते थे। बात समझ आ रही है कि मतलब मैंने अगर अगर कोई एपीआई कॉल करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं एपीआई कॉल करूंगा, और एपीआई कॉल का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो जो रिस्पॉन्स है उसको मैं किसको दे दूंगा, उसको मैं डिस्पैच कर दूंगा, किसको, रिड्यूसर को। और वो चले जाते थे किसके पास, रिड्यूसर के पास चले जाते थे। अब हम जाकर रिड्यूसर को भी एक दफा देख लेते हैं कि रिड्यूसर किस तरह लिखे जाते थे। रिड्यूसर कुछ इस तरह से लिखे जाते थे, समथिंग लाइक दिस। ये कंबाइंड रिड्यूसर होता था जिसके अंदर, कंबाइंड रिड्यूसर का मतलब ये है कि जो मल्टीपल रिड्यूसर को कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं। हम किसी एक रिड्यूसर को ओपन कर लेते हैं, लाइक लिस्ट जेएस, जो ये वाला रिड्यूसर है, लिस्ट रिड्यूसर, इसको ओपन कर लेते हैं। तो रिड्यूसर कुछ इस तरह के होते थे, एक सिंपल फंक्शन होता था जिसके पास एक्सेस होती थी स्टेट की और एक्शन की। ये डिसाइड करता था कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्शन होगा तो मैंने स्टेट को कैसे अपडेट करना है, एक स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है ना, और अगर डिफरेंट एक्शन आएगा तो उसकी बेस में मैंने स्टेट को किस तरह से मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि मैं जो यहाँ पे बात कर रहा था
एक्शंस का क्या काम है? एक्शन का काम ये होता था जितने आपने साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करें और आप यहाँ से फिर बता दें किसको, रिड्यूसर को, कि मैंने किस तरह का एक्शन लेना है और मैंने किस तरह की स्टेट अपडेट करनी है। ठीक है, तो वो रिड्यूसर के पास आती थी, रिड्यूसर उसके बेस पे किसको कर देता था, स्टेट को मॉडिफाई कर देता था। और फिर मैंने आपको बता दिया, फिर हमारे पास क्या होते थे, फिर सेलेक्टर्स होते थे। ठीक है, यूज सेलेक्टर की जो हुक है उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, फिर रिएक्ट के अंदर गेट कर लेते हैं कि भाई स्टोर की मेरी क्या स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट में क्या चेंज आया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी सर। ओके, साउंड्स गुड। सो अभी तक फिर हम अब स्लाइस पे आ जाते हैं। अब स्लाइस से अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा आपके पास कि स्लाइस ने क्या किया है। स्लाइस ने बेसिकली वाला अपने आप जो दो फाइलें बनाते थे, एक एक्शंस की फाइल और एक रिड्यूसर की फाइल, उसको उसने क्या कर दिया, आसान कर दिया है कि उसने उसको मर्ज करके एक ही बना दिया। कि उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई अब आपने जो भी स्टेट डिफाइन करनी है अपनी स्टेट डिफाइन करें स्लाइस की, क्योंकि मल्टीपल फीचर्स है ना। लाइक मैंने अगर काउंटर का एक वो बनाया हुआ कंपोनेंट तो वो काउंटर स्लाइस बनाऊंगा। अगर मैंने यूजर्स का बनाया हुआ तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, यूजर स्लाइस बनाऊंगा। ठीक है, आई गेस टाइम हमारा थोड़ा रह गया। ओके, सो तो मैं मल्टीपल फीचर्स के लिए मल्टीपल स्लाइसेस बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आप कह लें इसको। तो मैंने काउंटर बनाया है, उसको मैंने इनिशियल स्टेट बता दिया कि आपकी इनिशियल स्टेट 0 है। मैं कुछ भी इनिशियल स्टेट डिफाइन कर सकता हूँ। फिर मेरे पास रिड्यूसर है, रिड्यूसर के अंदर मेरे पास क्या लिखे हुए हैं, सारे के सारे एक्शन लिखे हुए हैं और उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इतने के साथ मैं कह सकता हूँ कि जी हमारे पास रिडक्स क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। दैट वाज इट, ये रिडक्स टूल किट इम्प्लीमेंट हो गया है। लेकिन क्योंकि हमने इसको इम्प्लीमेंट मतलब इसको ट्राई नहीं करके देखा कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। मैं अगेन वापस जाता हूँ अपनी वाली एग्जांपल पे। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्लाइस बनाया था, आप लोगों के सामने बनाया था। तो मुझे उस स्लाइस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने स्टोर में। स्टोर को क्या चाहिए होता है, रिड्यूसर चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं स्टोर को बताऊंगा कि भाई मेरे पास रिड्यूसर है, मतलब जो मैंने स्लाइस के अंदर बनाया था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे वाला पाथ चेंज है तो मैं पाथ अकॉर्डिंगली ऐड करूँगा। ठीक है, मेरे वाला पाथ क्या बन रहा है, मैं सेम ही फ़ोल्डर में हूँ तो मैं डॉट स्लैश के साथ ही एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, काउंटर स्लाइस के अंदर मेरा एक काउंटर रिड्यूसर है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा जो है वो क्या है, ये मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है किसको, काउंटर रिड्यूसर को। ठीक है, जो कि काउंटर स्लाइस के अंदर है, ये जो कि यहाँ पे डिफाइन है, काउंटर स्लाइस के अंदर रिड्यूसर है, डॉट रिड्यूसर्स। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया है और इसी को मैंने यहाँ पे जाके क्या कर लिया, इस नाम के साथ एक्सेस किया और मुझे इसको फिर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं मल्टीपल रिड्यूसर्स, मल्टीपल फीचर्स को अलग-अलग क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी जो है ना एक काउंटर स्लाइस बनाया है, मैं इस तरह से जो है इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक और स्लाइस बना देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो है यूज़र स्लाइस है। इसके अंदर जितने भी फंक्शंस पड़े होंगे वो यूज़र्स ऑपरेशन करते हैं, मतलब यूज़र की स्टेट को अपडेट करते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास कंट्रोल होता है कि आप जो है जितने मर्जी स्लाइस आप बना सकते हैं और उनको फिर आपको वापस क्या करना पड़ेगा, स्टोर में भी उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये मैंने आपके सामने कर दिया। ठीक है, कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र रिड्यूसर है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये भी आ रहा है यूज़र स्लाइस से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंगली फिर इसको ऐड भी करना पड़ेगा कि यूज़र आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यूज़र और रिड्यूसर। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ऑल सेट। मल्टीप्लाइज बन सकते हैं जो कि हमने मतलब ग्लोबल स्टेट, जितनी भी हमारी स्टेट है, ठीक है, वो ग्लोबल स्टेट जो है वो हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्लाइस के अंदर करते हैं। ठीक है, ये काउंटर स्लाइस है तो इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दिया है। अगर मैंने यूजर स्लाइस बनाया तो मैं इसके अंदर क्या रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कह देता हूँ ये यूजर्स है। ठीक है, तो ये यूजर्स है, मैं इसको अरे बना देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि अरे पे +1 का ऑपरेटर तो नहीं काम करेगा, -1 भी नहीं करेगा, इवेंचुअली ये एरर ही थ्रो करेगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, इस तरह करके आप स्टेट बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, ऑल सेट। मल्टीपल हमारे पास स्लाइसेस बन सकते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम उनको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। हमारी एक्सेस इनके साथ कैसी होगी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल काउंटर की वैल्यू गेट करनी है तो यूज सेलेक्टर को मुझे बताना पड़ेगा कि ग्लोबल स्टेट के अंदर से मुझे काउंटर चाहिए
और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे ग्लोबल स्टेट में से क्या चाहिए, यूज़र चाहिए, ठीक है? तो जो भी मुझे चाहिए मुझे ग्लोबल स्टेट में बताना पड़ेगा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, क्विक एग्ज़ाम्पल। जैसे आपके पास ये आ रहा है, तो मैं इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। ये एक उन्होंने क्या किया हुआ है, कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है? आई थिंक सो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी पे इत्तेफ़ाक कर लें आज। मैं इसको जाके पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है? मेरे पास ऐप.जेएस है। ऐप.जेएस को ही मैं जो है ना सारे को क्लियर आउट करता हूँ और इसमें ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीड ओनली, हम जल्दी से इसको कर लें, ठीक है? तो मैंने ऐप का जो हमारे पास कंपोनेंट, अच्छा जी, कैन नॉट रिज़ॉल्व काउंटर स्लाइस, काउंटर स्लाइस आ रहा है जी। काउंटर स्लाइस के लिए हमारे पास, हमें पता है कि ये ऐप से आता है। हमने ऐप का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मुझे बताना पड़ेगा जी ऐप के फ़ोल्डर के अंदर काउंटर स्लाइस पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जी, मैंने रिएक्ट रिडक्स से 2 हुक्स लिए हैं, एक यूज़ सेलेक्टर है और एक यूज़ डिस्पैच है। यूज़ डिस्पैच क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने एक्शन डिस्पैच करना है, ठीक है? और यूज़ सेलेक्टर के थ्रू देखें, आप ये देख सकते हैं कि मैं ग्लोबल स्टेट जो मेरी है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर रिड्यूसर में से वैल्यू का ऑब्जेक्ट गेट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको एक दफ़ा चलाते हैं, चलाने के बाद हमें पता चलेगा, ठीक है? इसको मैं एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेता हूँ, मे बी, सो दैट आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए। तो इसकी आउटपुट को देखते हैं जी, आउटपुट क्या बनती है, लेट्स सी। इन द मीनवाइल किसी का क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज एंड अभी जो है ना हमारी एग्जांपल हमें बता भी देगी। एनीवन? ओके, साउंड्स गुड। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इतनी देर में ये लोड हो जाएगा, ठीक है? तो लेट्स वेट ऑन इट। अगेन, ऐप है, ऐप के अंदर सिर्फ स्टोर डिफाइन किया है, स्लाइस डिफाइन किया है। स्लाइस के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। स्लाइस के अंदर हमारे पास रिड्यूसर भी होता है और एक्शन भी होते हैं, ठीक है? रिड्यूसर को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्शंस को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है? और उनको ऐड करना पड़ता है स्टोर के अंदर यूज़ करने के लिए, उनकी वैल्यू को गेट करने के लिए और उनको डिस्पैच करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है सारा ऐप.जेएस के अंदर। ऐप.जेएस के अंदर इसके आउटपुट को कुछ देख लेते हैं, कुछ इस तरह की आउटपुट है। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। So there we are. It's about to start. Come on, काफी स्लो है। अच्छा जी, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से, इन द मीन वाइल, जब तक ये लोड हो रहा है, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कोई इशू आया है कि जी ./ऐप, ठीक है? यहाँ पे कोई इशू है, क्या है? एक्सपोर्ट फंक्शन ऐप, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया इंडेक्स.js में, इंडेक्स.js में हम कर रहे हैं ऐप फ्रॉम ऐप, ठीक है? तो हमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। एक्सपोर्ट, चलें, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने के बजाय हम इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं। फंक्शन बन गया, फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना लाजमी होता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये क्या आ गया, ऐप, ठीक है? अब ये सॉल्व हो जाना चाहिए होपफुली। यस, सो देयर वी आर। सो localhost 3000 एंड क्या इशू है जी, एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग। अच्छा, अगेन रीलोड हो रहा है। सो देयर वी आर। आपने देखा जी 2 बटन लगे हुए हैं और दरमियान में क्या आ रहा है, हमारी स्टेट आ रही है। तो अगर मैं आपको कोड से दिखा सकूँ तो कोड में क्या हो रहा है, कोड में ये हो रहा है कि एक मेन डिव है, उसके अंदर एक डिव है, उस डिव के अंदर एक बटन है और एक दूसरा बटन है और एक स्पैन। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ये पहला बटन, ये स्पैन और ये दूसरा बटन। पहला बटन क्या कर रहा है, पहला बटन जब उस पे ऑन क्लिक होता है तो ये क्या करता है, एक्शन डिस्पैच करता है, जिसका नाम क्या है, इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल स्टोर है उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक
प्लस कर देते हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे तो इंक्रीमेंट क्या करता है कि हमारी जो ग्लोबल स्टेट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, और डिक्रीमेंट के केस में हम उसमें से क्या कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं। और हमारे कंपोनेंट के अंदर बैठ के हम क्या कर रहे हैं, हमारे कंपोनेंट के अंदर बैठ के हम क्या कर रहे हैं कि जी जो स्पैन है, स्पैन बेसिकली क्या कर रहा है, काउंट की वैल्यू गेट कर रहा है। और कैसे गेट कर रहा है, उसके लिए हमने यूज किया है यूज सेलेक्टर के ग्लोबल स्टेट के अंदर जो भी काउंटर की वैल्यू है वो हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे ही इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट होने पे क्या लाइफ साइकिल चला है। जी, इंक्रीमेंट होने पे क्या लाइफ साइकिल चला है, एनीवन? तो यहाँ पे जी देखते हैं क्या हुआ क्या। मैं इसको एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, रीलोड कर लेते हैं। ओके, साउंड गुड। सो अभी के लिए क्या हो रहा है जी, हम रिडक्स में जाएंगे। रिडक्स में आप जाके देख सकते हैं कोई यहाँ पे जो है ना कोई चेंज या कोई कुछ नहीं हो रहा। मैंने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट के केस में मेरे पास क्या हुआ, एक एक्शन डिस्पैच हुआ। और उस एक्शन ने क्या किया, उस एक्शन ने कहा कि जी काउंटर की वैल्यू में चेंज आ गया है। क्या चेंज आया, 0 से 1 हो गया। ठीक है, तो एक्शन एक डिस्पैच हुआ काउंटर इंक्रीमेंट का। ठीक है, स्टेट चेंज हुई, स्टेट में क्या हो गया, काउंटर में अब देखें वैल्यू क्या पड़ी है, 1। मेरी ग्लोबल स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और यूजर की स्टेट वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे इसमें चेंजेस करता जा रहा हूँ, अब देखते जा रहे हैं कि मेरी जो ग्लोबल स्टेट है, ठीक है, जिसको हमने सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का है, वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और उसी को हमने क्या किया है, गेट किया हुआ है। ठीक है, यूज सेलेक्टर के थ्रू यहाँ पे विजिबल भी कराया हुआ है। जब मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो मैं जाके देखता हूँ, तो अब मेरा जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ या मेरा जो ग्लोबल स्टेट है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और वो इक्वली एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर मैं कोई और भी कंपोनेंट बनाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके एक बना देता हूँ ऐप के साथ ही एक और कंपोनेंट बना देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसकी कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और मैं, अच्छा चलें अभी फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते बिकॉज टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। ऑल सेट, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सो समराइज कर देते हैं हम रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, नंबर एक। नंबर दो कि रिडक्स जो है वो रिएक्ट के साथ भी यूज़ हो सकता है, बाकियों के साथ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, रिएक्ट के साथ यूज़ करने के लिए रिएक्ट रिडक्स चाहिए। ठीक है, रिडक्स टूलकिट क्यों, क्योंकि अदरवाइज हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा कुछ करना पड़ेगा। रिडक्स टूलकिट ने सारा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम रिडक्स टूलकिट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिएक्ट नहीं प्रोवाइड किए है। ठीक है, हमें पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें रिएक्ट रिडक्स जेएस टूलकिट करना पड़ा और रिएक्ट रिडक्स करना पड़ा। ठीक है, और ये करने के बाद हमने क्या किया, एक स्टोर बनाया और एक क्या बनाया, स्लाइस बनाया। ठीक है, स्टोर के अंदर क्या था, हमने जो है क्रिएट स्टोर किया, और उस स्टोर को हमने पूरी एप्लीकेशन पे क्या कर दिया, प्रोवाइडर के थ्रू रैप कर दिया। ठीक है, थर्ड लेवल पे हमने क्या किया, हमने ये किया कि स्लाइस के अंदर एक्शंस भी वहीं पे थे और रिड्यूसर भी वहीं पे था। ठीक है, वो जो हमारे पास फंक्शंस थे उनकी एक्सेस थी कहाँ पे, कि वो स्टेट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन थे उनकी एक्सेस थी, वो क्या कर सकते हैं, स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। उनके थ्रू हमने क्या की, स्टेट मॉडिफाई की। एंड देन हमने एक चीज़ और पढ़ी कि हमारे पास अगर हमने कोई भी चीज़ चेंज करनी है ग्लोबल स्टोर के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्पैच होता है। और अगर हमने कोई भी चीज़ गेट करनी है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेलेक्टर होता है, यूज सेलेक्टर होता है। एंड लास्ट थिंग जो हमने देखी वो क्या थी, वो हमारे पास ये थी, इस सारे फ्लो को अगर हम अज्यूम कर लें तो लास्ट चीज़ क्या थी, एनीबॉडी एनीबॉडी वांट्स टू ऐड लास्ट चीज़, इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने डिडक्स टूलकिट देखा, जो कि एक एक्सटेंशन है क्रोम की, जिसके थ्रू आप किसी भी लेवल पे आप अपनी जिसको हम कह रहे थे ना डिबग, आप इजीली कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि आप एक्चुअली डिबग कर सकते हैं कि आपके पास सारे के सारे एक्शन की भी एक्सेस है कि क्या क्या एक्शन आपके एप्लीकेशन पर परफॉर्म हो रहे हैं, और उस एक्शन ने आपकी स्टेट को किस तरह से मॉडिफाई किया, और वो इवन आपको डिफ भी दिखा देता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, एंड आई एम होपफुल कि इससे जो है ना आपको काफ़ी हेल्प आउट होएगा टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट नाउ। फर्दर इसकी जो नेक्स्ट सीरीज या जो हम इस पे जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक्चुअली एक रियल एप्लीकेशन करेंगे विद अ टू डू लिस्ट, जो कि क्या करी होगी, किसी एपीआई के साथ इंटीग्रेट होके उसके साथ एक्शन परफॉर्म करी होगी। लाइक एपीआई में कोई नया टास्क ऐड करना है, कोई एपीआई से कोई नई चीज़ फेच करनी है, डिलीट करनी है, या जो भी करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल परफॉर्म इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन we have to sign off.
So I'm hopeful you guys don't have any questions. Okay, that is it. Thank you very much, guys. You will get the recording of this particular session, and sorry for the last session की recording जो है वो miss out हो गई थी, and that got damaged for some reason. अभी जो है we will upload this one to YouTube. You can share this in your circle and refer anybody, and we used to do these sessions for just knowledge of yours, so that कि आप इसमें जो है वो join कर सके और कुछ excel कर सकें. And last but not least, give us a shout out on the social medias like LinkedIn, YouTube, Facebook, so that कि ये वाला जो content है ये बाकी लोगों तक भी पहुंच सके. That is it. Thank you very much and Allah.